Good morning, students. So today we are going to start our next chapter of Indian economy, and that is chapter number 6, economic reforms since 1991, or you can say new economic policy. Okay. So this is our lecture number 1. Yes. So first of all, we will discuss meaning of economic reforms and new economic policy. ओके सो अब जो आपके पिछले चैप्टर हैं, जितने भी आप स्टडी करके आए हो पिछले चैप्टर, उन चैप्टर्स में आपने क्या स्टडी किया है? 1947 टू 1990 तक की जो स्टडी की है हमने, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जब हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा एग्रीकल्चर कैसा था, हमारी इंडस्ट्रीज कैसी थी, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, क्या क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, देन इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे हमने डेवलप की हैं, किस तरह की पॉलिसीज बनाई गई, क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की गई, ओके। देन हमने फॉरेन ट्रेड भी स्टडी किया। सो ये जो चैप्टर है ना, मीनिंग ऑफ, जो हमारे पास ये चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो पीछे हम सब स्टडी करके आए हैं, इनमें जो जो इनकी ड्रॉबैक्स रही हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हमारे सामने आई, उन्हीं शॉर्ट कमिंग्स को, उन्हीं ड्रॉबैक्स को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया था 1991 में, जिसे हम एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी भी कहते हैं। ओके सो एक थोड़ा सा मैं आपको जैसे आप पिछला अगर रिमाइंड करवाएं कि हमने उस टाइम पर जब स्टडी किया था, तो हम मेन उसके अंदर बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रीज की स्टडी करते हैं। तो इंडस्ट्रीज के अंदर हमने आई थिंक 5th चैप्टर में ही हमने स्टडी किया कि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या था। हम जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को मेन क्या दिया गया, मेन कंट्रोल गवर्नमेंट का था। जितनी भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, मीन्स की गवर्नमेंट के अंडर थी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो था उसका जो है, उसको बहुत कम ऐसे एरियाज थे जो उनको दिए गए प्रोडक्शन करने के लिए, और जो दिए भी गए उनके ऊपर भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। ओके और हमने ये देखा था कि उन्होंने और क्या क्या था, हर एक मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, उसे कोई भी इंडस्ट्री अगर एस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। लाइसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, बिना लाइसेंस के वो नहीं ले सकता। कोटा फिक्स कर दिया गया उसका कि आप इससे ज्यादा जो है प्रोडक्शन को नहीं कर सकते, ठीक है। हमने देखा कि अगर उसको मान लो उसने एक कोटा फिक्स करके अपना लाइसेंस ले लिया कि इतने, अब मान लो वो 1000 यूनिट 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब वो ये डिसाइड करता है कि नहीं, अब मैं जो है, मेरा जो है प्रोडक्शन का स्केल में बढ़ाना चाहता हूँ, अब मैं 1000 से अब जो है और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो वो अगर उसे वो प्रोडक्शन को भी, वो कोटे को भी उसे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी उसे दोबारा से परमिशन लाइसेंस के लिए लेनी पड़ती थी, वो परमिशन लेनी पड़ती थी। वो अपनी मर्जी से उस कोटे को भी बढ़ा नहीं सकता था। साथ ही साथ हमने देखा था कि उन्होंने किसके ऊपर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है। कि भाई आप जो है सिर्फ इन्हीं चीजों का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, या सिर्फ यही प्रोडक्ट हैं जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमने फिर एक पॉलिसी स्टडी की थी, जिसमें हमने कौन सी पॉलिसी थी, वो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि उसमें जो आप चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जितने भी गुड्स, अब उन गुड्स को आप बाहर से इंपोर्ट ना करके अपनी ही कंट्री के अंदर उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो बनाओगे, ठीक है। उसका सब्स्टिट्यूट आप अपनी ही कंट्री में बनाओगे, यानी ऑलमोस्ट जो मतलब मेन उसके अंदर, इस स्ट्रेटेजी के अंदर मेन इसी को ही यही मोटिव रखा गया कि जो चीजें उन इंडस्ट्रीज के अंदर, उन्हीं इंडस्ट्रीज को ज्यादातर एस्टैब्लिश किया गया, उन्हीं गुड्स की, या ये कहूँ उन्हीं गुड्स की इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई जिन गुड्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। ताकि अपनी ही कंट्री के अंदर उन गुड्स को क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, और हमारे पास बाहर से इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो हमारा कम हो जाए। ये रीजन क्या था, इसके पीछे मेन मोटिव क्या था? इसके पीछे मेन मोटिव था, क्या बताओगे, क्या मोटिव था उसके पीछे में? फॉरेन एक्सचेंज को, यस राइट, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना,
ठीक है, कि फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया जा सके। अब मेन इनका जो ये जो मोटिव था ना, यही उनके लिए जो है ना एक बहुत बड़ा एक क्या कहे कि बीच में ना डेवलपमेंट और ग्रोथ जो इकोनॉमी की होनी थी उसके बीच में एक बहुत बड़ा, उसके रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर यही पड़ यही बना, यही चीज, यही उनकी जो सोच थी, ये जो उन्होंने ये मेन मोटिव लेके चले। क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने मेन मोटिव बनाया फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना। उन्होंने ये मोटिव नहीं बनाया कि फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज कैसे किया जाए। मतलब उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन वाली पॉलिसी तो अपनाई नहीं। अगर वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते, मतलब वो ये सोचते कि हम ऐसी इंडस्ट्री बनाए कि हम ज्यादातर गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करें, तो हमारे को ऑटोमेटिकली क्या होंगे, हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। ठीक है, जब फॉरेन अगर कोई चीज है आप उसको सिर्फ संभाल के रखोगे तो ना तो वो आपको क्या करेगा, ना तो वो कम ही हो रहा है ना ही वो बढ़ रहा है, तो आप वहीं पर रहोगे ना, आप उसी जगह पे रहोगे ना। ऐसे आपके स्टडी में भी है, आप जितना एक बार आपने एक चीज कर ली, मैंने इतना ही पढ़ना है, पढ़ लिया, उतनी ही नॉलेज रह गई आपकी। अगर आप सोचोगे ही नहीं कि मैं और बुक्स ले लूं और रेफरेंस बुक्स पढूं, मेरी और नॉलेज बढ़ जाएगी या मुझे और चीजें आ जाएंगी, तो जब तक आप क्या करोगे, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होगी अगर आप वहीं पर ही रह जाओगे। तो यही चीज यहाँ पर थी कि जो ये सोच थी कि सिर्फ फॉरेन रिजर्व को सेव किया जाए, यही उनकी जो है बहुत बड़ी जो रही कमी रही, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ना तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही चीजें उनकी नहीं हो पाई। और 1990 में मतलब गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया, जब उनको इतना मतलब कि इतना डेफिसिट हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड का, ये डेफिसिट हो गया कि सिर्फ हमारे पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ इतनी अमाउंट रह गई थी, इतनी रह गए थे फॉरेन रिजर्व कि हम सिर्फ 14 डेज के ही अपनी बोरोइंग्स को उससे क्या कर सकते थे, पे कर सकते थे। तो आप एक तरीके से ये देखो कि पूरी इकोनॉमी डूब ही गई थी उस टाइम पर। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़े इतना आपका डाइवर्सिटी वाला एक कंट्री है, इकोनॉमी है, ठीक है, और उस इकोनॉमी के अंदर सिर्फ इतने रिजर्व हो आपके पास कि आप 14 डेज के इक्वल आप सिर्फ उनके बोरोइंग्स ही पे कर सकते हो। तो आप ये देखिए कि उस इकोनॉमी में तो कुछ भी नहीं रह गया था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें जो है अब अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। हमें इस पॉलिसी में ऐसी चीजें लानी चाहिए जिसके अंदर हम जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली जो हम पॉलिसी अपना रहे हैं उसको खत्म करके हम एक्सपोर्ट प्रमोशन वाली पॉलिसी को लाएं। ओके, सो इकोनॉमिक, तो व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब नाम से ही पता चल रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स की बात करें तो रिफॉर्म्स क्या होते हैं, सुधार। ठीक है, कि हमें ऐसा, हमारी जो पॉलिसी जिसके अंदर जो जो कमियां हमें समझ में आई, जो कमियां हमें समझ में आ रही हैं कि इन पॉलिसीज की वजह से, इन स्ट्रैटेजीज की वजह से हम लोग जो हैं अब डेवलप नहीं हो पाए हैं, हम लोग और पीछे जाते जा रहे हैं। तो उसमें क्या करना, उसमें रिफॉर्म्स करना, उसमें सुधार करना, नई नई पॉलिसीज जो हैं वो सेट करना, ठीक है, नई नई पॉलिसीज को अडॉप्ट करना, यही क्या होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। So economic reforms refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. मतलब कि वो वाली policies को adopt किया जाए जिससे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना उसको जितना, मतलब ऐसी पॉलिसी जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जितनी ज्यादा तेजी के साथ आगे लेके जा सके ना, ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाए। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द सेट ऑफ पॉलिसीज adopt for the growth and development of an economy। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं वो क्या होती हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। Okay, so in 1991 the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 19। अब आपने देखा कि जब पीछे हमने पढ़ा था तो आपने देखा था कि ज्यादातर जो है ना जो इन्वेस्टमेंट थी वो कौन कर रहा था, गवर्नमेंट कर रही थी, है ना। गवर्नमेंट जो है उसने जो एक बिग पुश दिया हमारी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर थे वो उस कैपिटल जो है, ऐसी इकोनॉमी जो इतनी बैकवर्ड थी और इतने जो अभी अंडर डेवलप थी उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर तो कैपिटल लगाने से रहे थे, वो तो इन्वेस्टमेंट करने से रहे थे क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होते थे। तो ज्यादातर जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट थी वो कौन कर रही थी, गवर्नमेंट कर रही थी, है ना। तो एक लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर 1991 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक सीरीज
जो है उन्होंने अडोप्ट की, जिससे कि हमारी जो 90s के जो क्राइसिस जो हमारे सामने आए थे वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए क्राइसिस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 90s के जो क्राइसिस उनके सामने खड़े थे ना, उनको क्या किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। सो दीज रिफॉर्म्स केम टू बी नोन एज, यस, सो दीज रिफॉर्म्स केम टू बी नोन एज, क्या बोलेंगे इनको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। Okay, so in India, various reforms are taken place during the 1991 for pulling out the economy from the crisis of 90s arises due to various reasons. Okay, so यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको और उसको क्या बोलेंगे आप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 को, उनको आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास कंपोनेंट्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। तो 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आर, फर्स्ट, हाँ जी, तो 3 कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं देखिए बच्चे यहाँ पर ना, एक तो हो गया आपका बिफोर 1991 और एक है आफ्टर 90, यानी कि इन 1991। सो देखो यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, LQP एंड LPG, बिफोर 1991 LQP और इन 1991 LPG। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, उनको लगता है एक ही जैसी बात, एक ही जैसी चीजें हैं, ठीक है, वो ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या था बिफोर 1991। अगर हम बात करें तो जो पॉलिसी जो थी, लिबरल पॉलिसी थी जो हमारी, जो इन 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, यहाँ पर एल क्या था आपका, लाइसेंसिंग। ओके, सो द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एल इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स। तो यहाँ पर जो एल है, यहाँ पर एल क्या है, लाइसेंसिंग। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, लाइसेंसिंग। ओके, देन उसके बाद हमारे पास जो मतलब कि उसमें क्या था कि पहले क्या था, सबको पता है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसको अपनी छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी ओपन करनी है तो उसको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब इन 1991 इस लाइसेंसिंग पॉलिसी को हटाकर क्या कर दिया गया, लिबरलाइजेशन। यहाँ पर एल क्या है आपका, लिबरलाइजेशन। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगी लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन में क्या है कि सारी की सारी लाइसेंसिंग हटा दी गई, ठीक है, लिबरलाइजेशन। उसके बाद सेकंड इज, यस, सेकंड जो आपके पास आती है पॉलिसी वो है क्यू। क्यू मींस यहाँ है कोटास। ओके, कोटा एक तरीके से क्या आप कह सकते हो, क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है। तो कोटा हो गया आपका भाई, आपको कहा कि भाई आप सिर्फ जो लाइसेंस दिया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ इतनी यूनिट अपनी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये आपका क्या कर दिया गया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई आपके ऊपर कि आप सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो आपको एक नया जो है लाइसेंस जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर जो क्यू थी वो क्यू आपके पास क्या था, कोटा, ठीक है, कोटास। ओके, और यहाँ पर अब इस कोटास को हटा के क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, मतलब कि जो पहले जो इंडस्ट्री ज्यादातर सब गवर्नमेंट के अंडर थी और उन्होंने सब रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इतना कोटा इतना आप बना सकते हो, अब क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दी गई, अपनी ओनरशिप खत्म कर दी गवर्नमेंट ने, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर को दे दिए कि भाई आप प्रोडक्शन करें और जितनी चाहे उतनी प्रोडक्शन करो, ठीक है। कोई प्रोडक्शन की पर भी किसी भी तरह की कोई क्वांटिटी में कोई भी फिक्स नहीं की गई, जिस अपने अकॉर्डिंग आपके पास जितनी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्केल छोटा भी रख सकते हो, बड़ा भी रख सकते हो, जितना आप चाहे उतना जो है आप प्रोडक्शन कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो थर्ड था पी, यहाँ पर है पी मतलब परमिट, ठीक है, पी यहाँ पर होते हैं परमिट। ओके, ये हो गया आपके पास परमिट।
और अब पी हटा के, ये मैंने बताया था पी यहाँ पर क्या था, जो नीचे एलपीजी में था पी था प्राइवेटाइजेशन, और अब ये परमिट को हटा के ये क्या कर दिया गया, जी, जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। यानी कि पहले तो था ना आपको ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई आप कौन सी गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो, कौन सी गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। अब मतलब कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट बना दी कि अब आप जितना जो मर्जी चाहे एक्सपोर्ट करें, जो इंपोर्ट करें, मतलब एक पूरे ग्लोबल लेवल पर क्या कर दिया, एक आप ये कहो कि एक आपकी मार्केट बन गई। आप उस मार्केट के अंदर जो मर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही ओपन कर दिया, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कुछ, मतलब जैसे कि पहले यहाँ पर ग्लोबल इसमें था एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी है ना, कहीं पर हैवी लगा दी, कहीं पर लूज कर दी, तो लेकिन आप भी ड्यूटी है, टैक्स देने पड़ती है, लेकिन वो एक लिमिट है। ठीक है, एक लिमिट तक है, मतलब देने पड़ते हैं, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर है जिसको कि हर कोई पे कर सकता है। मतलब इतना ज्यादा महंगा नहीं होता ड्यूटी के बाद कि कोई बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक सोचकर जो है उस चीज को बनाया गया। तो इस तरीके से एक न्यू पॉलिसी बनाई जिसको कि हमने क्या कह रहे हैं, अभी तक तो क्या कह रहे हैं हम, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी तो हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कह रहे हैं, लेकिन अब इसलिए जो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया, इसकी वजह से हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एलपीजी की पॉलिसी भी बोलते हैं। तो आपकी एक ही बात है, आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलें या एलपीजी की पॉलिसी बोलें या आप इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में कहें, तो सेम चीज हो जाती है। ओके, क्लियर है? सो नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब नेक्स्ट हम करेंगे, वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो मैंने अभी बताए हैं आपको, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस ओनली लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में मैंने अभी आपको क्या बताया, जिसके अंदर लिबरल कर देना, लिबरलाइजेशन लिबरल कर दो सब कुछ, मतलब हर जगह से जो लाइसेंसिंग की हुई है सब कुछ क्या वो हटा दो, लिबरल कर दो बिल्कुल इकोनॉमी को। ठीक है, तो हम जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वो तो बड़ा उदार है, उदारवादी होता है। ठीक है, उदार है, उदार का मतलब क्या होता है, मतलब बड़ा लिबरल है कि भाई आप उससे जो भी मांगोगे वो सब कुछ दे देगा, उसकी तरफ से आप कहीं से भी बंधे हुए नहीं हो, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर लिबरलाइजेशन का मतलब कि एक लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट करना जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई बैरियर्स नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, तो वो चीज। ओके, सो लिबरलाइजेशन ये है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस लिबरलाइजेशन। सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? सो लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस freedom of the producing units from direct or physical control imposed by the government. Okay, so you can say liberalization means giving freedom to the industrial sector, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्रीडम दे दी जाती है फ्रॉम द लाइसेंसिंग सिस्टम से। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी देयर इज नो नीड टू एक्वायर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब आपको कोई नीड नहीं रहती है गवर्नमेंट से लाइसेंस को लेने की रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री। नई इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है लाइसेंस लेने की। सो दिस इज लिबरलाइजेशन। क्लियर? सो यस स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आपके पास है फॉलोइंग आर सम नोटेबल ऑब्जर्वेशंस इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में आपके पास कुछ एक ऑब्जर्वेशंस हैं, वो क्या है, एक तो हो गई प्रायर टू 1991 और एक होगी आफ्टर 1991। सो प्रायर 1991 गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। क्लियर है ये तो सबको? ठीक है, बहुत सारे क्या किए गए थे, कंट्रोल लगाए गए थे प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर डोमेस्टिक इकोनॉमी में। एंड दीज इंक्लूडेड, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड था, एक था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, ठीक है, सेकंड प्राइस कंट्रोल,
ठीक है, प्राइस कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल की भाई वो जो प्राइजेस होते थे ना वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि किस प्रोडक्ट के कितने प्राइजेस होंगे, वो भी प्राइवेट के हाथ में नहीं था। तो प्राइस के ऊपर कंट्रोल भी किसने किया हुआ था, गवर्नमेंट ने किया हुआ था। ओके, एंड देन उसके बाद और क्या था, इंपोर्ट लाइसेंसिंग। अगर आपको बाहर से भी कुछ लेना है, ये तो नहीं था कि बिल्कुल इंपोर्ट खत्म कर दिए थे, हमने ये भी बताया था आपको कि जैसे कुछ कैपिटल गुड्स ऐसी होती हैं जैसे मशीनरी वगैरह है, कुछ ऐसे हैं जो आप यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ वहां पर परमिशन थी कि जो चीजें आप अपनी कंट्री में नहीं बना सकते हो वो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। तो जो ये इंपोर्ट थी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग की भी जरूरत थी, आपको भी लाइसेंस होगा तो ही आप इंपोर्ट कर पाओगे। ओके, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल था, यानी कि अब जो फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, करेंसी, तो आप गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कितनी उसके पास करेंसी होनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज कितनी होने चाहिए, मतलब बाहर से कितनी आएगी, यहाँ से कितनी जाएगी, या हमने एक मिनिमम रिजर्व कितना रखना है। तो ये सब क्या था, गवर्नमेंट के अंडर था। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेस, तो यहाँ पर क्या था, साथ ही साथ जितने भी बड़ी बड़ी हाउसेस थे उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जानी थी वो भी रिस्ट्रिक्टेड थी। मतलब ये नहीं था, ये सबसे, ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी। देखो अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि जिनके पास पैसा नहीं था, ठीक है, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके इतना नहीं होता, वो इसलिए नहीं लगा पाते। और जो क्या थे आपके पास, और जो आपके पास क्या थी, इंडस्ट्रीज बड़ी थी जो पैसा लगा सकती थी, इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, उनको भी आप क्या कर रहे हो, उन्हें भी लगाने नहीं दे रहे हो, तो कैसे डेवलप होगी। ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वो तो कर नहीं सकते, लेकिन जो कर सकते थे उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के को लेकर। सो उसके बाद सेकंड जो था आपके पास, इट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्टकमिंग हैड emerged in the economy on account of these controls, कि जो ये कंट्रोल हुए इकोनॉमी के ऊपर लगाए गए, इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाए गए, तो गवर्नमेंट ने ये देखा, उसने ये एक्सपीरियंस किया कि उसके कुछ एक ऐसी शॉर्टकमिंग्स निकल कर आई बाहर जिन्हें देखते, और वो ऐसी शॉर्टकमिंग थी कि जिसको जो है आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत जबरदस्त तरीके से आई हुई थी। तो उन शॉर्टकमिंग्स को दूर करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। Okay, then these controls had given rise to corruption under delays and inefficient। अब क्या हुआ, अब आपने देखा कि जो इंडस्ट्रीज सारी गवर्नमेंट के अंदर थी, सारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर वाली थी, तो अब पब्लिक सेक्टर में तो क्या होता है कि सभी के सभी लोग करप्ट कैसे हो जाते हैं कि गवर्नमेंट में तो ये होता है काम किसी दिन करा करा, नहीं करा छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं है काम करने की, बैठे हैं भाई, पता है सैलरी तो मिल ही जाएगी, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, सैलरी में ही आपका 1 मंथ के आफ्टर 1 मंथ आपको सैलरी मिल जानी है। तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या था, करप्शन बढ़ रहा था, अच्छा कामों में डिले हो रहा था, ठीक है, डिले हो रहे थे काम, ठीक है, साथ ही साथ इनएफिशिएंसी आ रही थी काम के अंदर। मतलब एक होता है एफिशिएंट तरीके से काम करना, जब आपको ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, आप खुद में आपकी मोनोपोली है, तो वहां पर क्या होगा, आप अपने काम को उतने एफिशिएंट तरीके से नहीं करते, तो एक इनएफिशिएंसी जो है ना वो भी उसके अंदर आ रही थी, जिस वजह से उन्हें 1991 के अंदर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। ओके, साथ ही साथ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी है fallen sharply and high cost economic system rather than the low cost competitive economic system came into being। अब इसमें तो देखो एक बात ये आती है कि देखो अगर आपके पास आप कंपटीशन में नहीं है कोई आपके, तो क्या होगा, मान लो हम आप ही की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, आपकी क्लास में कोई कंपटीशन में आपके नहीं है, ठीक है, टॉप आने में, तो आप क्या करोगे, जितनी स्टडी करो उतनी करो, आपको ये मन में होगा कि भाई मेरे को ही आना है फर्स्ट को, ठीक है, जब मैं ही क्लास के अंदर टॉप में हूँ, तो एक मेंटेलिटी बन जाती है हमारी कि हम जहां पर हैं वहीं पर बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लास में कोई और आएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है, आपका एक और टॉपर आ जाता है, जो पूरे, तो आप क्या हो जाता है, आपके सामने कंपटीशन आ गया, तो आप कंपटीशन करते हो एक दूसरे के साथ कि अब मुझे इससे बेटर करना है, मुझे इससे ज्यादा पढ़ना है ना, ज्यादा मैं इधर उधर से किताब बुक्स को पढूं ताकि मैं इससे ज्यादा ले सकूं। तो यही चीज यहाँ पर थी, जब तक क्या था वहां पर, अब हमने देखा कि सारे कंट्रोल, इतने बैरियर्स लगा दिए, कंट्रोल कर दिया, ठीक है, बाहर से कंपटीशन ना हो,
हमारी इंडस्ट्री कंपटीशन ना कर सके, इतने सारी ड्यूटीज लगा दी गई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जब कंपटीशन सामने नहीं रहा तो ये रहा कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो चीजें बन रही थी वो एज इट इज बन रही थी, उनके अंदर वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे थे। और उससे क्या हो रहा था, साथ ही साथ वो अपने मतलब कि उनकी स्पेशलाइजेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही थी, कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, प्रोडक्शन कम हो रही थी, ठीक है, और क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही थी। तो उससे ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एक, कि भाई हम अपने को क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर नहीं ला रहे थे, और हम इंटरनेशनल लेवल पर तो हम कहीं भी नहीं खड़े थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो तो ये कुछ एक रीजन थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट को इस बात के लिए सोचना ही पड़ा कि उनको जो है क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स, क्या क्या मतलब उनको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, कुछ रिफॉर्म्स लाए वो, ताकि जो है ये इस जो सिचुएशन से निकला जा सके। ओके, सो यहाँ पर आप कह सकते हैं बिफोर 1991 देयर एग्जिस्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। Okay, licensing system tha, which is must for performing different activities, and all this demotivating industries to establish. Okay, so government decided to give freedom to the industry for their establishment except some industries. कुछ मतलब कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर जो है उन्होंने फ्रीडम दे दी प्राइवेट को, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर, सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर कुछ एक रिफॉर्म्स हम हमारे रिफॉर्म्स हैं, जिसमें से आज हम एक रिफॉर्म पढ़ेंगे। ओके, सो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टडी करते हैं अंडर लिबरलाइजेशन। अंडर लिबरलाइजेशन जो हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो ये हैं, देखो। Following are the reforms undertaking the liberalization. First is industrial sector reforms. Okay, ये गलत हो गया, यहाँ पर A है ना, A, B financial, C fiscal or D external. Okay, so first is industrial sector reforms, second financial sector reforms, third fiscal reforms, fourth external reforms. Okay, 4 है ना आपके बुक में, 4 एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। सो हमारे पास आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, सो यस, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। Yes. So first is industrial sector reform. Liberalization virtually imply deregulation of industrial sector of the economy. So यहाँ पर क्या है, industrial sector reform में liberalization lead to deregulation of industrial sector, which means giving freedom from the control of public sector. So following are the observations. Yes, first is abolition of industrial licensing. इसमें जो पहले दो आपके पास है ना, इसके abolition of industrial licensing and second contraction of public sector, मतलब ये तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के पॉइंट। abolition of industrial licensing, सबसे पहला जो क्या किया गया, in July 1991 a new industrial policy was announced and it abolished the requirement of licensing except the following 5 industries. वो कौन कौन सी थी, लिकर्स, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट, सिगरेट्स एंड डेंजरस केमिकल्स, एंड फिफ्थ वन इज फिफ्थ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। ठीक है, फिफ्थ जो आपके पास है यहाँ पर इमें इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। ओके, ये 5 आपके पास थे, इनको उन्होंने अपने पास रखा क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज थी कि अगर इनको प्राइवेट में दे दिया जाए तो शायद जो है ये हमारी इकोनॉमी में, पब्लिक के लिए, हमारे लिए जो है वो सही ना रहे। ठीक है, तो क्योंकि देखो अगर लिकर की बात करें तो शराब है, अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दें, प्रॉफिट मोटिव होते हैं वो तो वो तो इतना करेंगे कि इतना ज़्यादा बनाएंगे कि क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक लिमिट में ही मार्केट के अंदर सप्लाई हो तो वो ठीक है, अगर ये ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा, लोग ज़्यादा पियेंगे, ठीक है, और ज़्यादा भी कंज्यूमर भी बढ़ सकते हैं इसके लिए, और इकोनॉमी के अंदर लोग क्या होंगे, लोगों की जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। सेकंड, डिफेंस इक्विपमेंट भी प्राइवेट को नहीं दे सकते डिफेंस इक्विपमेंट। ओके, थर्ड, सिगरेट है, सिगरेट भी नहीं दे सकते उनके लिए। डेंजरस केमिकल्स हैं, ये भी हम जो मतलब कि आप ये कहें कि जो पब्लिक की हेल्थ के लिए उन्होंने जरूरी डेंजर है और जरूरी समझा कि वो उनसे बचाया जा सके, क्योंकि प्राइवेट हमेशा प्राइवेट ही रहेंगे, वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, वो कभी भी सोशल वेलफेयर के लिए
नहीं सोचेंगे। ओके, सो यहाँ पर डेंजरस केमिकल्स हो गए और साथ ही साथ जो हमारे इंडस्ट्रियल जो एक्सप्लोजिव्स हैं, ये सब चीजें किसके अंदर रखी गई, प्राइवेट के अंदर रखी गई। ओके, सेकेंड इज सॉरी पब्लिक के अंदर रखे और सभी प्राइवेट को दे दी गई। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब सेकंड क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया गया, यानी कि अब ऑलमोस्ट सभी चीजों को क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज तो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, टेकिंग थी, अब उन्होंने क्या करा, अपनी ओनरशिप वहां से हटाकर किसको दे दी, प्राइवेट को दे दी। सो एज पब्लिक सेक्टर इज इनएफिशिएंट, हमने पीछे देखा ना, इनएफिशिएंट थी, करप्टेड हो गई थी, इनएफिशिएंट हो गई थी, डिले होने लगा था चीजों में। सो एज पब्लिक सेक्टर इज इनएफिशिएंट, सो द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑल्सो रिड्यूस। So number of industries which are reserved for public sector are reduced from 17 to 8 in 2012, 2010-11, 2010-11 में ये 17 से अब 8 कर दी गई थी और अब ये केवल 2 ही रह गई हैं। और 2 के अंदर कौन कौन सी है, एक तो आपके पास है एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एक तो हो गई आपके पास एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि ये वो चीज है जो प्राइवेटली आप नहीं कर सकते। एक तो एटॉमिक एनर्जी हो गई और दूसरा आपका हो गया रेलवेज। रेलवेज वैसे अब धीरे धीरे जो है प्राइवेट करते जा रहे हैं कि भाई प्राइवेट में जा रहा है, लेकिन ये एकदम से नहीं जाएगा, क्योंकि देखो रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए जितने भी आपकी जो सबसे जो आपकी पुअर क्लासेस में आती हैं, पुअर क्लासेस में जो आपकी आती है ना इंडस्ट्रीज, तो मतलब जो भी क्लास आती है वो रेलवेज के जरिए ही क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है। जितनी आपकी लेबर देखो आप, क्योंकि रेलवेज का जो है गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा लो रेंट रखा हुआ है, किराया रखा हुआ है कि भाई क्या होता है कि कोई भी आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जॉब के लिए जा सकता है, तो लेबर क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये कुछ एक ऐसे हैं जो उन्होंने लगता है कि ये पब्लिक के ही अंडर रहे तो ज्यादा बेटर है। ओके, सो नेक्स्ट इज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। प्रोडक्शन एरियाज का डी रिजर्वेशन कर दिया गया, यानी कि अब आपको याद होगा कि जो पिछली 1991 से पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज ज्यादा ज्यादा खोली गई थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो कि मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो रखे गए ना, वो ना तो मतलब कि जितनी भी लार्ज इंडस्ट्रीज थी वो भी उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी उस टाइम पर। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने फिक्स किया था ना भाई ये स्मॉल स्केल ही बनाएंगे, वो बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं कर सकती थी, तो बाहर की तो बात छोड़ो, तो कुछ एरियाज तक कुछ चीजों की प्रोडक्शन में रिजर्वेशन की हुई थी उसको अब डी रिजर्व कर दिया गया, यानी अब हटा दिया गया। अब जो भी है जो चाहे वो प्रोडक्शन कर सकता है। सो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट विच आर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज for their development, but now these products are de-reserved. It means the market is having freedom to decide in which products they want to deal. Okay, next is एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को देख आपने बताया था पीछे, उसको फिक्स किया हुआ था कि इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी करेगी, आप कोटा फिक्स कर दिया गया इतनी कर सकते हो, लेकिन अब उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। अर्लियर देयर वाज आल्सो नीड टू एक्वायर द लाइसेंस रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो फिर से लाइसेंस चाहिए, बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर इज नो नीड, एवरीवन इज हैविंग फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन करे, कितना करे, ये सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है जैसे वो चाहे। और लास्ट जो इसका हेडिंग है, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। जो बाहर से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट की जाती थी वो फिक्स होती थी कि सिर्फ आप यही कर सकते हो, इन्हीं कैपिटल गुड्स को कर सकते हो, लेकिन अब फ्रीडम दे दी गई है, अब वहां से खत्म कर दिया गया बैरियर, अब जो चाहे वो गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। सो लिबरलाइजेशन ऑल्सो हेल्प द इंडस्ट्रीज टू इंपोर्ट न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो एज देयर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ परमिशन before importing the capital products. Okay students, so I think okay, so tomorrow we will discuss financial sector reforms, fiscal reforms and external sector reforms. So that's all for today. Have a good day.